सो हेलो एवरीवन। अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं यूपीएससी के 12 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, जिनमें चारों के चारों ऑप्शंस एकदम खोल खोल के दिए हुए हैं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन का भी अपन को आइडिया हो सके कि किस तरीके का बन सकता है। वैसे तो मैं ये अकेले ही पढ़ने वाली थी, बट अगर खुद पढ़ते रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कम आती है। और मैं एक टीचर रही हूँ इस सब्जेक्ट की, तो नहीं यूपीएससी के फील्ड में, तो नहीं साइंस के फील्ड में। तो सोचा कि अगर मैं किसी को पढ़ा दूँ तो ज़्यादा बेटर तरीके से मेरे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो यहाँ पर फ़ायदा मैं अपना देख रही हूँ बेसिकली, लेकिन फिर भी अगर साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। सो आज से अपन स्टार्ट करते हैं ये सारे क्वेश्चंस। तो फर्स्ट पार्ट है इसका अपना हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें 2024 से स्टार्ट करेंगे। ओके, और इसमें लास्ट दिया हुआ है 2023 तक। तो हिस्ट्री जो है, सॉरी 2023 बोल गई, 2013 तक दिए हुए हैं। और बेसिकली हिस्ट्री के पेजेस हैं 3 to 68। तो 68 पेजेस के आसपास अपना 2024 का पेपर रहेगा। तो आज अपन 2024 का पेपर पढ़ लेते हैं। सेकेंड ज्योग्राफी आ गई। ये तो 2023 आ गया, 2024। ठीक है, 2024 का क्वेश्चन जैसे जैसे मैं रीडिंग लगाऊंगी ऐसे ऐसे आप सुनते जाइए, या फिर आप भी थोड़ा नोट डाउन करते रहिए ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी अच्छे से होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपन। प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना जाता था? नायपुत, शाक्यमुनि, तथागत। ये 3 ऑप्शन हैं। तो शाक्य कुल से तो उनका जन्म हुआ था, तो शाक्यमुनि तो डेफिनेटली उनका नाम है। नायपुत मैंने कभी नहीं सुना। तथागत का कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो नायपुत तो हटाएंगे, तो फर्स्ट तो हटाएंगे डेफिनेटली, और फर्स्ट हटाते ही तो आंसर ही आ जाता है, क्योंकि फर्स्ट हटाते ही ये कट जाएगा। एक सेकेंड रुको, ये थोड़ी सी ज़्यादा कुछ तो फर्स्ट ऑप्शन तो कट ही जाएगा, ये भी कट जाएगा। डी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें शाक्यमुनि तो अपन को पता ही है, तो फर्स्ट कटते ही तो सारा के सारा आंसर ही आ जाएगा। यानी तथागत और शाक्यमुनि दोनों का नाम है। अब इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा मेरे को चलाना कम आता है। तो नायपुत क्या था? बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निघंट नाटपुत कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के कारण महावीर स्वामी को कैवलिन कहा जा गया है तथा योग्यतम या पूज्य होने के कारण अरहत कहलाए। इंद्रियों के जीतने के कारण जिन और महावीर कहलाए। बंधनों से मुक्त होने के लिए के कारण निग्रंथ कहलाए। सर्वाधिक वर्षावास वैशाली में व्यतीत किए, इसलिए वैशाली को महावीर की जननी कहा जाता है। तो पता चल गया ना भाई, न्यायपुत किसका नाम है? वो नाम है महावीर स्वामी का। किस में लिखा हुआ है? बौद्ध साहित्य में। ठीक है, और इसके साथ में ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ना कि ज्ञान प्राप्ति के कारण महावीर स्वामी को क्या कहा गया? कैवलिन कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के कारण महावीर स्वामी को क्या कहा गया? कैवलिन कहा गया। और योग्यतम या पूज्य होने के कारण ये क्या कहलाए थे? अरहत। इंद्रियों को जीतने के कारण ये क्या कहलाए? जिनिया महावीर। बंधनों से मुक्त होने के कारण ये क्या कहलाए? निग्रंथ कहलाए। ज़्यादातर टाइम कहाँ व्यतीत किया? वैशाली में। तो महावीर की जननी क्या कहलाई? वैशाली। ठीक है, क्लियर हो गया, साथ में कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हम अपना नेक्स्ट है शाक्यमुनि। कि शाक्यमुनि जो है ये महात्मा बुद्ध का नाम था, क्योंकि शाक्य कुल में जन्म हुआ था। तो बेसिकली अपन इसका थोड़ा पढ़ लेते हैं डिटेल्स। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम क्या था? वही सिद्धार्थ था। और जन्म इनका कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। लुम्बिनी या रुम्मिनदेई से मिले स्तंभ लेख पर
हिद बुधे जाति ते शाक्य मुनि ते लिखा हुआ है, अर्थात यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ। अशोक का रुमिंदई अभिलेख, अशोक ने ये खुदवाया था, रुमिंदई अभिलेख बुद्ध के जन्म का अभिलेखीय प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो क्लियर, समझ में आ गया। महात्मा बुद्ध का ही नाम है शाक्य मुनि। जन्म कहाँ हुआ भाई? जन्म हुआ नेपाल के तराई में कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य कुल में हुआ। फिर ये सब पता किससे चलता है? रुमिंदई अभिलेख से पता चलता है, और लुम्बिनी से मिला है ये वाला लेख और अभिलेख, और इस पर क्या लिखा हुआ है? हिद बुधे जाति शाक्य मुनीत, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन तथागत कथन। तथागत क्या नाम, किसका नाम था भाई? ये भी गौतम बुद्ध का नाम था। कब कहा गया ये देखते हैं अपन। गौतम बुद्ध को निरंजना नदी या पुनपुन लीलाजन नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। कौन सी नदी पर? निरंजना या पुनपुन या लीलाजन नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति की इस घटना को क्या बोला उन्होंने? संबोधि। ज्ञान प्राप्ति की घटना के 2 दिन बाद ही सिद्धार्थ तथागत सत्य का ज्ञान प्राप्त करने वाला हो गए। जैसे ही उनको ज्ञान मिला 2 दिन बाद वो क्या बन गए? तथागत। तो आ गई बात समझ में। तथागत भी नाम किसका था भाई? गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान मिला? निरंजना या पुनपुन। ज्ञान प्राप्ति की इस घटना को क्या बोला? संबोधि। और ज्ञान प्राप्ति की घटना के 2 दिन बाद ही सिद्धार्थ क्या हो गए? तथागत हो गए, यानी तथागत इनका नाम पड़ गया। ठीक है, क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूरा एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा आई थिंक। फर्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को क्या क्या नाम कहा गया? तो शाक्य मुनि, तथागत। न्यायपुत्र किसका नाम है भाई? महावीर स्वामी का। क्लियर, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। चंद्रकेतु ओडिशा में है, व्यापार बंदरगाह शहर है। इनाम गांव महाराष्ट्र ताम्रपाषाण स्थल है। नेक्स्ट, मंगडू केरल महापाषाण स्थल है। सालिहुंडम आंध्र प्रदेश शैलकृत गुफा मंदिर है। तो भाई इनमें सब में मेरे को देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ इनाम गांव का पता है, क्योंकि ये हिस्ट्री में आया हुआ है 7th क्लास में। बाकी भी आए हुए होंगे, वैसे आए हुए हैं पर याद नहीं है। इनाम गांव जरूर महाराष्ट्र में है और ताम्रपाषाण स्थल है। तो यानी 2 तो मेरे अकॉर्डिंग सही है। अगर 2 सही है तो अपन ऑप्शंस कौन कौन से? ए और बी, 2 ऑप्शन ले सकते हैं। या तो ए आ सकता है या बी आ सकता है, या तो 1 2 आएगा या फिर 2 3 आएगा। 3 देखते हैं, मंगडू केरल महापाषाण स्थल। भाई ये इन्होंने सही बता रखा है, तो बी ऑप्शन। जब भी आपको 50% इसके अंदर श्योरिटी लगती है कि अपन 50% तो एलिमिनेट कर दिया, 50% देखते हैं कि इन दोनों में से क्या हो सकता है, तो अपन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि ऐसा ही यूपीएससी का फंडा है जो मोस्टली सभी टॉपर्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अब अपन इसकी थ्योरी पढ़ते हैं पहले। देखो, चंद्रकेतुगढ़ पश्चिमी बंगाल में स्थित है। पुरातत्व टेराकोटा कला स्थल है। ठीक है, चंद्रकेतुगढ़ कहाँ है भाई? पश्चिमी बंगाल के अंदर है, पश्चिमी बंगाल में है। पुरातात्विक टेराकोटा कला स्थल है भाई। ठीक है, इनाम गांव महाराष्ट्र में है। ताम्रपाषाण स्थल है, क्योंकि आजकल इनाम जो मिलती है ना, इनाम बोले तो ट्रॉफी मोस्टली तांबे की बनी हुई येलो येलो होती है ना, थोड़ा सा ऐसे याद रख लो भाई। ताम्रपाषाण स्थल है। फिर ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है मंगडू जो है वो केरल में स्थित है और महापाषाण स्थल है। और सालिहुंडम ये है आंध्र प्रदेश में, और जो कि एक बौद्ध स्थल है। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। कि इनाम गांव जो कहाँ है वो पहले ही बता दिया, महाराष्ट्र में है, ताम्रपाषाण स्थल है। मंगडू ये कहाँ है भाई? केरल में, महापाषाण स्थल है। और चंद्रकेतुगढ़ कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में, पुरातात्विक टेराकोटा कला स्थल है। सालिहुंडम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और एक ये क्या है? एक बौद्ध स्थल है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी थ्योरी और पढ़ते हैं इसके बारे में। हाँ, तो थोड़ी थ्योरी और पढ़ते हैं।
यूपीएससी ने 2023 में चंद्रकेतुगढ़ के बारे में पूछा, सॉरी 2021 में चंद्रकेतुगढ़ के बारे में पूछा, और ये वापस से किस में पूछा गया 2024 के अंदर। तो ऐसे कॉन्सेप्ट कोरिलेट करते हैं, इसीलिए तो अपन इसका पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं। तो यूपीएससी ने 2021 में चंद्रकेतुगढ़ के बारे में पूछा। चंद्रकेतुगढ़ कहाँ है भाई? पश्चिमी बंगाल की कौन सी नदी में? विद्याधरी नदी के पास एक पुरातात्विक टेराकोटा स्थल है। इनाम गांव एक ताम्रपाषाण स्थल है। अन्य ताम्रपाषाण स्थल भाई ये एक हमारे राजस्थान में भी हैं, राजस्थान में बहुत सारे हैं। देखो गणेश्वर, आहाड़, गिलुंड, बालाथल, ये सारे के सारे कहाँ हैं भाई? राजस्थान के अंदर। गणेश्वर, आहाड़, गिलुंड, बालाथल, ये सारी ताम्रपाषाण संस्कृति हैं। एमपी में देखो भाई, एमपी मध्य प्रदेश में है माहेश्वर, नागदा, एरण, कायथा, नवादा टोली, गुनगेरिया। अब सोचोगे कि ऐसे ऐसे नाम कैसे याद होंगे, तो ये बार बार रिविजन से ही याद होंगे, बाकी इनका कोई सोल्यूशन नहीं है भाई। अगर तुम किसी की ट्रिक बनाने की कोशिश करोगे, आज ट्रिक बना लोगे, कितनी ट्रिक बना लोगे, फिर बाद में कन्फ्यूजन में हो जाओगे। तो 2-4 ट्रिक बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा मत बना लियो। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में क्या है? जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश, नासिक, ये सारे के सारे कहाँ पे हैं भाई? महाराष्ट्र में। मंगदू तो बता ही दिया भाई, केरल में है। मेगालिथिक स्थल है, यानी महापाषाण स्थल है। महत्वपूर्ण महापाषाण स्थल, महापाषाण कल स्थलों के बारे में पढ़ कर जाएं भाई। अगला जो क्वेश्चन आ सकता है। सर ने थोड़े इंस्ट्रक्शन दिए, तो थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का। नेक्स्ट है सालीहुंडम। सालीहुंडम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित है। वामसाधारा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है, एक बौद्ध स्थल है, प्रसिद्ध भी है, जहाँ पर स्तूप व अन्य बौद्ध वास्तुकला के खंडर हैं। आंध्र प्रदेश में और बौद्ध स्थल कौन कौन से हैं भाई? अमरावती है, बाविकोंडा है, नागार्जुन कोंडा है, राम तीर्थम। याद रखना भाई, ध्यान रखना इनको कि बुद्ध स्थल, तो बुद्ध से तो क्वेश्चन आता ही आता है, और कई बार देख लो अभी इसमें पहला क्वेश्चन भी यही पढ़ा, अब वापस से बुद्ध के बारे में आ गया, तो रिलेट करती हुई पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना इन चीज़ का। तो क्लियर हुआ इतनी बात कि इनाम गांव कहाँ पर बताया भाई? इनाम गांव महाराष्ट्र में बताया। ताम्रपाषाण स्थल है, और राजस्थान में भी बता दिए 3-4, गणेश्वर, आहाड़, गिलुंड, बालाथल। मध्य प्रदेश में बता दिए माहेश्वर, नागदा, एरण, कायथा, नवादा टोली, गुनगेरिया। महाराष्ट्र में बता दिए जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक। मंगदू केरल में स्थित है। सालीहुंडम आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में है, और वामसाधारा नदी के दक्षिणी तट पर बौद्ध स्थल है, स्तूप और बौद्ध वास्तुकला के खंडर मिले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश में और भी कौन कौन से हैं? अमरावती, बाविकोंडा, नागार्जुन कोंडा, राम तीर्थम, और भी आ जाएंगे, धान्य पिटक वगैरह भी आंध्र प्रदेश में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी? अब पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति, भाई एक चीज़ गांठ बांध लो, अगर पेपर के अंदर ये कृष्णदेवराय, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, देवराय, कृष्णदेवराय, जो भी नाम आता है, ये अगर क्वेश्चन में आता है तो डेफिनेटली आंसर 99% वही जाएगा, क्योंकि फिक्स है यूपीएससी क्वेश्चन इसमें से उठाती है। बाकी क्या पता यूपीएससी कॉर्नर से सुन रही हो, इस बार हटा दे, लेकिन फिर भी ध्यान रखना भाई। ओके, चलो बढ़ते हैं अपन। तो पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति किसने दी? तो भाई वो दी थी कृष्णदेवराय ने। थोड़ी इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने 1570 ईस्वी में फादर लुई के नेतृत्व में एक व्यापारिक दूत मिशन विजयनगर भेजा। कृष्णदेवराय ने 1570 नहीं होगा भाई, ये 1507 होगा। कृष्णदेवराय ने इस पुर्तगाली मिशन को भटकल में किला बनाने की आज्ञा दी, और कृष्णदेवराय के पुर्तगालियों से अच्छे संबंध थे, घोड़ों की आपूर्ति भी पुर्तगालियों से ही होती थी। ठीक है, तो बात आ गई समझ में। अल्बुकर्क ने मांगी थी
किसके नेतृत्व में आया था अल्बुकर्क? फादर लुई के नेतृत्व में एक व्यापारिक दूत मिशन आया था, विजयनगर भेजा गया। तो विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, कृष्णदेवराय से रिलेटेड जो भी आएगा, ध्यान रखना है इसका। तो कृष्णदेवराय के ने इस पुर्तगाली मिशन को भटकल में किला बनाने की आज्ञा दे दी थी, और घोड़ों की आपूर्ति भी कहाँ से होती थी? पुर्तगालियों से होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं भाई। कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है भाई, राजस्व संग्रहण के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के, रैयतवाड़ी भाई ध्यान रखना, रैयतवाड़ी मालवाड़ी ये तो आते हैं राजस्व संग्रहण, ऐसे भू राजस्व संग्रहण, ऐसा भी ये सारे वर्ड्स आते हैं, रैयतवाड़ी मालवाड़ी वगैरह। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रहे, स्टेटमेंट दे रखा है, राजस्व संग्रहण के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई। भाई साहब छूट, और वो भी अंग्रेज, पॉसिबल ही नहीं, ये मोदी थोड़े ही हैं। अब तो भाई मोदी अन्य सरकारें भी थोड़ी बहुत छूट देती हैं किसानों के लिए, ये क्या बोलते हैं, बीमा, फसल बीमा वगैरह की व्यवस्था भी हो गई, पहले थोड़ी ना होती थी। तो ये स्टेटमेंट तो आप कॉमन सेंस से ही सही कर सकते हो कि भाई ये तो गलत कंसेप्ट है। राजस्व संग्रहण में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने पर राजस्व भुगतान में कोई छूट नहीं दी जाती थी। बोलते थे कि किसी के पास से भी जाके लेके आओ पैसे, लेकिन लेके आओ, आपको राजस्व भुगतान करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपन, जो बंगाल स्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसे उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता। अब यार ऐसा तो हो सकता है, स्थायी बंदोबस्त की एक वहाँ पर जो अंग्रेज़ों ने प्रोग्राम जो भी चला रखा था, जैसे रैयतवाड़ी मालवाड़ी ऐसे ही, तो इसके अधीन अगर जमींदार जो है वो नियत तिथि पर राजस्व का भुगतान नहीं करता कंपनी को, तो फिर वो क्या करते थे, उसको जमींदारी से हटा दिया जाता है। तो स्टेटमेंट 2 सही है। तो पूछा इसमें क्या है, कौन सा सही है, तो स्टेटमेंट 2 सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है। चलो थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहले पढ़ते हैं अपन रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या था भाई, ठीक है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त इसके अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट नहीं दी गई थी भाई। अर्थात कॉमन सेंस से भी अपन क्या एक उसको गलत ही करते। फिर किसान भूमि बेच सकते थे, गिरवी रख सकते थे, एवं सरकार रैयत को पट्टा देती थी। भू राजस्व के भुगतान के लिए किसान स्वयं ही जिम्मेदार होते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान की ऊंची दरों के कारण किसान महाजनों के चंगुल में फंस गए। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता, फसल खराब हो गई लेकिन फिर भी उनको तो देना ही पड़ता अपना कर। तो अब भू राजस्व कर अगर वो उनको देंगे तो कहाँ किससे लेके देंगे, महाजनों से। महाजन बड़े बड़े मुंह फाड़ने लग गए, तो चंगुल में फंस गए किसान और महाजनों के बाद में क्या हो गए, बाद में दक्कन किसान आंदोलन संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। क्लियर, आ गई बात समझ में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा और भी बता दिया सर ने, अच्छी बात कि यूपीएससी ने 2017 में भी रैयतवाड़ी बंदोबस्त से सवाल पूछा था, 2017 में भी, और ये 2024 में भी है। तो रैयतवाड़ी मालवाड़ी स्थायी बंदोबस्त क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा इनको देख के जाना है, ध्यान रखना है। अब पढ़ते हैं अपन स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 में 10 साल का बंदोबस्त लागू किया। इसे 1793 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बाद स्थायी बंदोबस्त या इस्तिमरारी बंदोबस्त में परिवर्तित कर दिया गया। स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया। इसमें जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। स्थायी बंदोबस्त को जागीरदारी, इस्तिमरारी, मालगुजारी, बिस्वेदारी आदि नामों से भी जाना जाता था। निर्धारित तिथि पर भू राजस्व कंपनी के पास जमा न कराने पर सूर्यास्त कानून द्वारा, सनसेट लॉ द्वारा जमींदारी जब्त कर नीलाम कर दी जाती।
अब वो अगर जमींदार अगर टाइम पर भू राजस्व जमा नहीं कराएगा तो उसकी जमींदारी क्या हो जाएगी, जब्त कर ली जाएगी और आगे नीलाम कर दी जाएगी। यह व्यवस्था बंगाल बिहार में लागू होने के कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरा अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार भी मिल गया। अतः स्टेटमेंट क्या है अपना, सेकंड सही है। नेक्स्ट इसी के बारे में थोड़ा सा और दिया हुआ है। इसके अंतर्गत जमींदारों को भू राजस्व वसूल कर उसका 11वां हिस्सा 1/11 अपने पास रखना पड़ता था और 10/11 हिस्सा किसको, कंपनी को देना पड़ता था। स्थायी बंदोबस्त के कारण बंगाल में अनुपस्थित भूस्वामीपन पे अर्थात वास्तविक जमींदार कलकत्ता में रहते थे और वे राजस्व वसूली का कार्य दलालों को सौंप देते थे। दलाल ही क्या करते थे, फिर भू राजस्व वसूली करते थे। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, उत्तर कर्नाटक के क्षेत्रों में लागू थी। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19%, ध्यान रखना भाई, ऑप्शनल पेपर में कई बार तो नहीं कह सकती, मैंने देखा है कि ये 19% आया हुआ है, तो स्थायी बंदोबस्त का हिस्सा शामिल था। रमेश चंद्र दत्त और राजा राम मोहन राय ने स्थायी बंदोबस्त का क्या किया, समर्थन किया। यूपीएससी महालवाड़ी व्यवस्था से सवाल इस बार पूछ सकता है, क्योंकि जब अभी तक इसने लास्ट ईयर मतलब 2024 में इसने किस में पूछ लिया, रैयतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त के बारे में पूछ लिया, बची कौन, मालवाड़ी। अब इसके बारे में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190 क्वेश्चन, नहीं इसका ही अपना थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए, 2-3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपनिषदों में कोई नीति कथा या पैराबल नहीं है, ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। अब 2 स्टेटमेंट हैं, थोड़ा आप सोचो। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी, ये तो पढ़ा हुआ है भाई, स्टैटिक पार्ट का हिस्सा है, तो ये तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 क्या है, बिल्कुल सही है, तो सही पूछ रहा है। उपनिषदों में कोई नीति कथा पैराबल नहीं है, ऐसा थोड़े हो सकता है, इतने बड़े बड़े उपनिषद बना दिए और उनमें कोई नीति कथा ही ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये कॉमन सेंस से थोड़ा देखने लायक था। तो इसमें ए व बी दोनों ही नहीं, सॉरी, जो उपनिषदों में कोई नीति कथा नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता, तो केवल 2 स्टेटमेंट ही सही है। बाकी देख लेते हैं। हाँ भाई, केवल 2 स्टेटमेंट ही सही है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। उपनिषद एक वह विधा है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। उपनिषद विधा जो है वो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। उपनिषदों में पराविद्या, ब्रह्म विद्या और अपराविद्या का ज्ञान है। इसमें आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष इत्यादि विषयों की चर्चा भी की गई है। इसमें अनेक नीति कथाएं, यही आ गया ना, नीति कथा या पैराबल, जैसे सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद में, अतिथि देवो भव तैत्तिरीय उपनिषद में, सदा सत्य बोलो तैत्तिरीय उपनिषद में, वसुधैव कुटुंबकम महाउपनिषद में है। अतः कथन एक क्या है, गलत है। तो ये पूरी कॉन्सेप्ट आया समझ में। उपनिषद थे क्या भाई, पहली बात तो ये बता दिया इन्होंने, उपनिषद क्या थे। उपनिषद एक विद्या थी, गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती थी। ज्ञान मार्गी ये रचनाएं थी, इसमें पराविद्या अपराविद्या का भी ज्ञान है। आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष वक्ष, इन सब के बारे में भी चर्चा की गई है। अब ये तो बेसिक जानकारी थी, लेकिन इम्पोर्टेंट जानकारी भाई बांध लो गांठ। सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से, मुंडक, अतिथि देवो भव तैत्तिरीय, सदा सत्य बोलो तैत्तिरीय, वसुधैव कुटुंबकम महाउपनिषद से आया था। ठीक है, याद करने वाली बात। अब उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई, अतः कथन 2 क्या है, बिल्कुल सही है, पुराणों से भी पहले हुई थी उपनिषदों की रचना। थोड़ा और पढ़ लेते हैं। उपनिषदों ब्रह्मसूत्र गीता को सम्मिलित रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। अब उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता तीनों को मिला दिया तो क्या बन गया, प्रस्थान त्रयी। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान होता है। अब ये तो पढ़ लिया उपनिषद के बारे में, अब पुराणों के बारे में पढ़ता है। इसका मतलब क्या होता है, प्राचीन आख्यान।
इसमें प्राचीन शासकों की वंशावली मिलती है पुराणों के अंदर। 18 पुराण महापुराण एवं 18 उपपुराण हैं। 18 पुराणों में केवल 5 पुराणों में ही राजवंशों का वर्णन है। अब वो कौन कौन से राजवंशों का वर्णन है उन 5 पुराणों में? मौर्य वंश में विष्णु पुराण का, शुंग और सातवाहन वंश का मत्स्य पुराण में, गुप्त वंश का वायु पुराण के अंदर वर्णन है। तो याद रखना, मौर्य का विष्णु पुराण में, शुंग और सातवाहन का मत्स्य पुराण में, गुप्त वंश का वायु पुराण में। इनमें क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अमर कोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। सर्ग सृष्टि, जगत की सृष्टि, प्रतिसर्ग सृष्टि, प्रलय के बाद पुनः सृष्टि, वंश, देवताओं व ऋषियों के वंश, मनवंतर, अनेक मनु व महायुग, वंशानुचरित, राजवंश। तो ये सारे के सारे क्या थे? अमर कोश में जो पुराणों के 5 विषय हैं उनके बारे में बताया है। नेक्स्ट है, विष्णु पुराण में भारत का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया गया है। समुद्र के उत्तर में भाई भारत, समुद्र के तो क्या है उत्तर में, और हिमालय के क्या है दक्षिण में। जो देश है वो कौन सा है? भारत, और इसमें रहने वाले लोग भारतीय। विष्णु पुराण का परिशिष्ट विष्णु धर्मोत्तर पुराण है। इसकी प्रकृति विश्वकोशी है। इसमें ब्रह्मांड, भूगोल, खगोल शास्त्र, ज्योतिष, राजनीति, चिकित्सा, व्याकरण, नृत्य, संगीत आदि कलाओं विद्याओं का वर्णन है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि, इसका उल्लेख किसमें है भाई? भागवत पुराण में। इतिहास पुराण रामायण महाभारत को क्या कहा गया है? पंचम वेद। इतिहास पुराण रामायण महाभारत को क्या कहा गया है? पंचम वेद। महाभारत युद्ध के पश्चात जिन राजवंशों ने ईसा 6वीं सदी तक शासन किया उनके विषय में जानकारी का एकमात्र स्रोत भी क्या है? पुराण है। अतः उपनिषद के बाद के समय में क्या आए थे भाई? पुराण आए थे। ठीक है, क्लियर? तो ये क्वेश्चन तो अपने हो गए। अब लास्ट 3 क्वेश्चन और बचे हैं। थोड़ा सा धैर्य रखो और पूरा पढ़ लेते हैं अपन, है ना? क्योंकि देखो अब इसमें 4 ऑप्शन भी खोल खोल के पढ़ रहे हैं। अगली बार बनेगा तो कहाँ से बनेगा भाई? इन्हीं में से बनेगा। रट के चले जाओ, घोट के पी लो इनको। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं भाई। रट के चले जाओ, मैं आप लोग को बोल रही हूँ। वैसे तो मैं भी तुम लोगों के समान ही हूँ, मैं बस तुम्हारे साथ पढ़ रही हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई ये अधिनियम हमेशा ही आता है, 1919, 1935, इन सब का अधिनियम के बारे में क्वेश्चन बनता ही बनता है। देख लेते हैं। इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, देसी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया। हाँ भाई, अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना तो करी गई थी इसमें 1935 में। रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया। तो भाई ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये इसके परिसंघ विधानमंडल के नियंत्रण में नहीं रखा गया था। लेकिन ये AIC भारतीय ये अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना तो ज़रूर हुई थी। तो पढ़ लेते हैं इसकी थोड़ी थ्योरी। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसकी पहले पढ़ेंगे अपन विशेषताएं। अब इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं स्टार्ट करते हैं। इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना। ठीक है, अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया। तो इस अधिनियम ने कितनी सूचियां बांट दी भाई? संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची पर संघ का राज रहता है और राज्य सूची पर राज्य का, समवर्ती सूची पर दोनों का होता है। अब याद रखना, संघीय सूची में 59, राज्य सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 विषय हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। तो ऐसे ये जो संघीय व्यवस्था है ये आ नहीं पाई। ठीक है, नेक्स्ट है अपना
इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली आरंभ की। तो ये 1919 में स्टार्ट हो गई थी वैसे तो। परिणामतः संघीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। संघीय विषयों को किसमें डिवाइड कर दिया इन्होंने? हस्तांतरित और आरक्षित, यानी रिजर्व और ट्रांसफरेबल। आपातकालीन स्थिति में गवर्नर जनरल संपूर्ण शासन की बागडोर अपने हाथ में ले सकता था। आरक्षित विषयों में प्रतिरक्षा, विदेश मामले, धार्मिक मामले और कबायली क्षेत्र शामिल थे। तो भाई ये याद रखना, आरक्षित और हस्तांतरित विषय बार बार आए हुए हैं, पहले भी आए हुए हैं। शेष सभी विषय हस्तांतरित थे। हालांकि ये प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। अतः दो कथन क्या था? गलत था। फर्स्ट कथन तो बिल्कुल सही था कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी। अब इसमें देख लेते हैं। इसने प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया, प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार मिल गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1947 में इसे समाप्त कर दिया गया। तो ये थोड़ा इसके अंदर कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट है, इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, असम में द्विसदनीय व्यवस्था परिषद और विधानसभा बन गई। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। इसने दलित जातियों, महिला, मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। नेक्स्ट है इस पे ही थोड़ी, इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और शाख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। और इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना, यूपीएससी की स्थापना सिर्फ नहीं करी, स्टेट पीसीएस प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। तो भाई ये जो भी यूपीएससी एक्ट पर हर वर्ष सवाल पूछ रहा है, 2018 में भी ये क्वेश्चन अपना पूछा गया है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किसके बारे में था? भारत शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग था। ये सारे के सारे पहले अवशिष्ट शक्तियाँ आई, सूचियाँ आई, अवशिष्ट शक्तियाँ वाइसराय को दे दी गई। फिर उसके बाद ये द्वैध शासन के बारे में आया, फिर समाप्त कर दिया। फिर 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू हुई और दलित मजदूर और महिलाओं वर्ग के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। फिर ये अपने लास्ट में मताधिकार के बारे में आ गया कि 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। फिर आरबीआई की स्थापना हो गई और यूपीएससी की भी स्थापना हो गई, स्टेट पीसीएस की भी स्थापना हो गई और संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना हो गई। 1937 में इसी के बेस पर संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट था जो अपने अच्छे से पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बुक के बारे में। ये बुक भाई हमेशा ही पूछी जाती हैं। अब इनमें से अगली बन जाएगी कोई ना कोई, या उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाएगा, तो ढंग से पढ़ना। निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की रचना है? नाटककार भास की रचना है। तो भाई मेरे को इतना पता है कि महाभाष्य जो है वो तो लिखी गई थी पतंजलि के द्वारा, इतना याद था। नाट्यशास्त्र थी, वो नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने लिखी थी। काव्यालंकार का मुझे आइडिया नहीं है, मध्यम व्यायोग का मुझे नहीं पता था। तो मध्यम व्यायोग लिखी थी नाटककार भास ने। तो अब इसके बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। भास को कालिदास से पूर्व का प्रथम नाटककार माना जाता है। तो जो ये क्या बोलते हैं, भास को कालिदास से भी पहले का पूर्व नाटककार माना जाता है। भास ने टोटल कितने लिखे? 13 नाटक लिखे हैं। कौन कौन से हैं?
स्वप्नवास दत्ता उरुभंग प्रतिज्ञा यौन गंधारायण दरिद्र चारुदत्त बालचरित मध्यम व्यायोग, ये आ गया ना। दूत घटोत्कच कर्णभार दूत वाक्य पंचरात्र प्रतिमका अविमारक अभिषेक, ये सारे के सारे क्या थे, भास के टोटल 13 नाटक थे। नेक्स्ट आता है महाभाष्य की रचना किसने करी, पतंजलि ने। पतंजलि किसके समकालीन थे, पुष्यमित्र शुंग के। धनदेव के अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए, 2। और प्रसिद्ध व्याकरणविद पतंजलि उनके अश्वमेध यज्ञ के क्या थे भाई, पुरोहित थे। नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कलाओं का एक संस्कृत ग्रंथ है भाई। अब तो सब्जेक्ट्स पता है, इसमें अभी अभी आ रहे हैं, इसका एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर पूछा गया कि जो अभी आया था ना अपने एक क्वेश्चन, क्या नाम था, कृष्णदेव राय, उनकी जो रचनाएं हैं वो कौन से भाषा में थी। कमाल हो गया। अब उनकी रचना तो रचना, उनकी भाषाएं भी याद रखनी पड़ेगी। तो नाट्य शास्त्र किस में है भाई, संस्कृत में है। और वैसे तो ध्यान ऐसा नॉर्मली बता रही हूँ, बाकी पता नहीं भाई, यूपीएससी इतनी प्रायोरिटी नहीं दे इन चीज़ों को। इस ग्रंथ का श्रेय भरत मुनि को जाता है। तो नाट्यशास्त्र की रचना किसने करी, भरत मुनि ने। और इसका पहला पूर्व संकलन 200 ईसा पूर्व और 200 ईस्वी के बीच का माना जाता है। भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र नंदिकेश्वर द्वारा लिखित क्या है, अभिनय दर्पण को भरतनाट्यम का मूल स्रोत कहा जाता है। तो भरतनाट्यम का मूल स्रोत क्या हो गया भाई, नाट्यशास्त्र हो गया और अभिनय दर्पण हो गया, ठीक है। और अभिनय दर्पण किसने लिखा भाई, ये लिखा नंदिकेश्वर जी ने। नेक्स्ट है काव्य अलंकार। काव्य अलंकार की रचना करी है भामह ने। और ये लगभग संस्कृत कवि थे जिन्हें दंडिन के समकालीन माना जाता है। किसके समकालीन, दंडिन के समकालीन माना जाता है, ठीक है। अब साथ में ये देखो और कुछ कवि कुछ बुक्स दी हुई हैं और उनके लेखक दिए हुए हैं, तो आप पढ़ सको तो खुद पढ़ लेना। एक बार रीडिंग लगाती हूँ, फटाफट देख लो। भारवी किरातार्जुनीयम, दंडी काव्यदर्श, 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा लिखी है। सोमदेव ने कथा सरित सागर लिखी है। गुणाढ़ ने बृहत कथा लिखी है। माघ ने शिशुपाल वध शुक्रनीतिशार लिखी है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी है। नारायण भट्ट ने हितोपदेश लिखी है। बुद्ध स्वामी ने बृहत कथा श्लोक संग्रह लिखा है। हरिसेन ने बृहत कथा कोश लिखा है। क्षेमेंद्र ने बृहत कथा मंजरी समयामात्का लिखी है। भवभूति ने मालती माधव उत्तर रामचरित महावीर चरित लिखी है। विशाख दत्त, ये इंपॉर्टेंट है भाई, मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम और सुभाषितावली लिखी है। सारंग देव ने संगीत रत्नाकर या संगीत पर ग्रंथ लिखा है। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास प्रहसन लिखा है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा है। मेरुतंग ने प्रबंध चिंतामणि, ये भी इम्पोर्टेंट है, और भोज चरित थैरावली लिखा है। श्रीहर्ष ने नैषधीय चरित और खंडन खंड खाद लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग लिखा है। नेक्स्ट है अपना जयदेव ने गीत गोविंद चंद्रलोका लिखा है। बाण भट्ट ने हर्षचरित कादंबरी लिखा है। पदम गुप्त परिमल ने नवसहस कचरित लिखा है। विल्हण ने विक्रमांक देवचरित, कर्ण सुंदरी नाटिका, चोर पंचाशिका लिखा है। भाई इंपॉर्टेंट है, चोर पंचाशिका विल्हण ने लिखे हैं। कल्हण ने राजतरंगिणी लिखा है। भरतहरि 7वीं सदी में नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक, सारे शतक भरतहरि जी ने लिखे हैं। सोमदेव सूरी यश तिलक चम्मू, ये लिखा है। हेमचंद्र ने काव्यानुशासन कुमार पाल चरित लिखा है, ये द्वाश्रय महाकाव्य है। हर्षवर्धन ने नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली लिखी है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। सोमदेव या सोमेश्वर गुजरात ने रसमाला, कीर्ति कौमुदी, ललित विग्रहराज लिखा है। सोमेश्वर तृतीय ने पश्चिमी चालुक्य राजा जो थे, उन्होंने मानसोल्लास और अभिलाषितार्थ चिंतामणि भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है अपना भोज परमार ने राजमुंगांक,
शब्द अनुशासन, नाम मालिका, कुमार शतक, सम्रांगण सूत्रधार, व्यवहार समुच्चय लिखा है। राजशेखर ने काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी और चंद्रप्रदायी ने पृथ्वीराज रासो लिखी है। हाल ने कथा सप्तशती लिखा है। भोज ने संस्कृति कंठाभरण लिखा है। श्रृंगार प्रकाश लिखा है। वाग्भट गुप्त काल जिन्होंने अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय संहिता लिखा है। भास्कराचार्य ने 12वीं सदी में लीलावती बीजगणित और सिद्धांत शिरोमणि लिखा है। तो ये सारे के सारे लेखक थे और उनकी सबकी बुक्स के नाम थे, तो थोड़ा उनको ध्यान रखना, 2-4 बार पढ़ेंगे तो शायद ये अपन को याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी के ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेखक थे? तो ये कौन से भाष्य के लेखक थे? तो ये थे सर्वास्तिवाद विनय के लेखक थे संघभूति। ये भारतीय बौद्ध भिक्षुक थे और अंत में इन्होंने चीन की यात्रा करी थी और इन्होंने लिखा था सर्वास्तिवाद विनय। अब थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सर्वास्तिवाद विनय। संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षुक थे। थोड़ा सा बड़ा अच्छे से कर लेते हैं जब अपने पास स्पेस ही है तो। ये संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षुक थे जो 4वीं शताब्दी के अंत में चीन की यात्रा करी। उन्होंने सर्वास्तिवाद विनय एक टिप्पणी लिखी। अब नेक्स्ट अपने ऑप्शन में आ रखा था प्रज्ञापारमिता सूत्र। ये किसने लिखी? महायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये वाला, और इसके लेखक थे भाई नागार्जुन। याद रखना प्रज्ञापारमिता सूत्र जो है महायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसको लिखने वाले कौन थे? नागार्जुन। विशुद्धिमग ये किसने लिखी? 5वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के महान टीकाकार बुद्ध घोष ने ये ग्रंथ की रचना करी। इसे प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश या त्रिपिटक की कुंजी भी कहा जाता है। भाई ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बुद्ध घोष हीनयान संप्रदाय के थे। अब नागार्जुन तो किसके थे? महायान के थे, और ये बुद्ध किसके थे? हीनयान संप्रदाय के थे। नेक्स्ट अगर अपन पढ़ते हैं, अब ललित विस्तार के बारे में अपन पीछे के क्वेश्चंस के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा पढ़ लेते हैं थोड़े से, इनकी भी रीडिंग ही लगानी है, याद तो आपको बार बार पढ़ने से ही होंगे। लेखक हैं, कुछ उनकी बुक्स हैं। तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित महाकाव्य, रामायण, सौंदरानंद महाकाव्य, सारीपुत्र प्रकरण नाटक लिखा है और सूत्रालंकार लिखा है। वसुमित्र ने विभाषा शास्त्र लिखा है। वसुबंधु ने विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि, वज्रछेदिका, अभिधर्म कोश लिखा है। मैत्रेयनाथ ने मनुष्यांत विभंग, योगाचार भूमिशास्त्र, धर्मता विभंग लिखा है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका, युक्ति षष्टिका, अष्टसहस्त्र, प्रज्ञापारमिता शास्त्र और विग्रह व्यावर्तनी, शून्य सप्तति, सत्सहस्त्रिता। शांतिदेव ने शिक्षा समुच्चय, सूत्र समुच्चय और बोधिचर्यावतार लिखा है। दिग्नांग ने क्या लिखा है? वही प्रमाण समुच्चय। बुद्ध घोष ने विशुद्धिमग लिखा है। मोगलीपुत्र तिष्य ने लिखा कथा वस्तु लिखा है। नागसेन ने मिलिंदपनो, ये भाई इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा का सारा था अपना कौन सा 2024 का पूरा पेपर, जिसके अंदर अपने क्वेश्चन आए हुए थे जिनके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है, और उनके 4 ऑप्शंस भी अपन ने खोल के पढ़े हैं। तो ऐसे ही अपन सारे के सारे ईयर्स के करने वाले हैं। कल स्टार्ट करेंगे 2023 के। साथ में पढ़ना चाहो तो वेलकम, नहीं तो भाई खुद पढ़ लो। ये सर की बुक है, सर का नाम है धर्मेंद्र जाखड़ सर। काफ़ी अच्छी उन सर ने बुक बनाई है, तो अगर खुद से पढ़ना चाहो तो उनकी लिंक वगैरह से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।